गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th क्लास, चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आज ये मेरा सेकंड लेक्चर है और सेकंड लेक्चर में जो टॉपिक है आपका वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर के वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, उसके धन को बढ़ाना, अधिकतम करना। इक्विटी शेयर होल्डर कौन होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर वो होते हैं जो ओनर होते हैं, जो मालिक होते हैं कंपनी के, उनके वेल्थ को बढ़ाना। इक्विटी शेयर होल्डर का वेल्थ किस तरीके से बढ़ेगा? अगर शेयर प्राइस इंक्रीज होगा तो हमारा इक्विटी शेयर होल्डर की वेल्थ भी बढ़ेगी। शेयर किसे कहते हैं? टोटल कैपिटल ऑफ ए कंपनी। जो भी कंपनी की टोटल कैपिटल होती है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में बांटना, स्मॉल पार्ट्स में बांटना, उसे बोलते हैं शेयर। तो जब शेयर की वैल्यू बढ़ती है तो अंडरस्टूड है इक्विटी शेयर होल्डर की वेल्थ भी बढ़ती है। और जब इक्विटी शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ती है तो इससे हमें यह पता चलता है कि इक्विटी शेयर होल्डर से पहले जो पेमेंट किया जाता है वो क्रेडिटर्स का पेमेंट किया जाता है। क्रेडिटर्स वो होते हैं जिन्होंने फर्म को पैसे उधार दिए हैं, उनका पेमेंट किया जाता है। लेंडर्स को पेमेंट किया जाता है, जिन्होंने फर्म को पैसे उधार दिए हैं। एम्प्लॉयज़ को पेमेंट किया जाता है। और इन सबका पेमेंट करने के बाद जो इनकम बचती है वो इक्विटी शेयर होल्डर की इनकम होती है। और इसके लिए मैनेजर को डिसीजन लेना होता है, जो डिसीजन लेते हैं इक्विटी शेयर होल्डर के बेस पर, ओनर के बेस पर। अगर इससे उन्हें प्रॉफिट होगा तो उससे बेनिफिट किसको होगा? इक्विटी शेयर होल्डर को होगा। इक्विटी शेयर होल्डर को जो हिस्सेदारी दी जाती है, जो हिस्सेदारी मिलती है, वो जो इनकम बच जाती है उसमें से मिलती है। इसके बाद आता है यहाँ पे इसके कुछ पॉइंट हैं। जैसे सबसे पहला है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे होगा? अगर डिसीजन लिया जाएगा प्रॉपर तरीके से, प्लानिंग से डिसीजन लिया जाएगा तो हमें प्रॉफिट आएगा, हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा। अगर हमारे शेयर का प्राइस बढ़ता है तो उससे क्या होगा? प्रॉफिट इंक्रीज होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये भी इसका ऑब्जेक्टिव का ही एक पार्ट है। मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मेंटेन करके रखना। लिक्विडिटी से मतलब है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को मेंटेन करके रखना। करंट एसेट्स क्या होते हैं? करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। करंट एसेट्स में कैश हमारे पास कितना है, बैंक में अमाउंट कितना है हमारे पास, हमें डेटर्स से कितना अमाउंट लेना है, हमारे पास स्टॉक कितना है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। और डेली रूटीन में हमें कितना खर्चा करना है ये लिक्विडिटी पर ही डिपेंड करता है। करंट लायबिलिटीज से मतलब यहाँ पर ये है कि हमें जो लायबिलिटीज़ का पेमेंट करना है विद इन 1 ईयर करना है, क्या हम वो पेमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे पास सफिशेंट फंड है तो हम उसका पेमेंट इजीली कर सकते हैं। दूसरा आता है थर्ड पॉइंट, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का प्रॉपर तरीके से यूज़ करना। जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, लेबर है, मशीनरी है, रॉ मटेरियल है, उसका प्रॉपर तरीके से यूज़ करना। अगर हम उसका प्रॉपर तरीके से यूज़ करेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा और हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा। फोर्थ पॉइंट है मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट विद क्रेडिटर। जो हमने जहाँ से भी हमने पैसे उधार लिए हैं तो उनसे जो भी हमने कमिटमेंट किए हैं उनका टाइमली पेमेंट करना। जैसे कि मान लीजिए क्रेडिटर्स से हमने पैसे उधार लिए हैं, लेंडर्स से हमने पैसे उधार लिए हैं, तो उनको टाइमली उनका पेमेंट होना चाहिए। या आउटसाइडर से हमने पैसा उधार लिया है, लोन लिया है, तो उनका टाइमली पेमेंट होना चाहिए। यानी जो कमिटमेंट किया गया है उसके अकॉर्डिंग उनका भुगतान होना चाहिए। तो उसे कहते हैं मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट विद क्रेडिटर, उनके साथ जो भी कमिटमेंट किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन क्या है? 3 तरह के डिसीजन होते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। आज का जो आपका टॉपिक है वो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जब हमें इन्वेस्टमेंट करना होता है
तो बहुत सोचने समझने के बाद इन्वेस्टमेंट किया जाता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में जो भी पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा वो लार्ज अमाउंट में किया जाएगा, ज़्यादा अमाउंट में किया जाएगा, तो हमें उसे बहुत ही सोचने समझने के बाद इन्वेस्ट करना है, क्योंकि एक बार इन्वेस्ट होने के बाद हम उसे वापस नहीं ले सकते, हम उस पैसे को वापस नहीं ले सकते। दो तरह के यहाँ डिसीजन होते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन उसे कहते हैं जो लॉन्ग टाइम के लिए डिसीजन लिए जाते हैं, जिसमें लार्ज अमाउंट इन्वॉल्व होती है, जिसमें ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है और जिसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टाइम में मिलता है। तो हमें जो डिसीजन लेना है वो किसको ध्यान में रखते हुए लेना चाहिए? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को ध्यान में रखते हुए लेना चाहिए। दूसरा आता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहते हैं कम टाइम के लिए जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है, विद इन 1 ईयर के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया है, उसे कहते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इसमें क्या आता है? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। हमारा करंट एसेट्स हमारे करंट लायबिलिटीज से कितना ज़्यादा है, उसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और एक चीज़ और, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन किया जाता है फिक्स्ड एसेट्स के लिए, लैंड के लिए, मशीनरी के लिए, फर्नीचर के लिए, बिल्डिंग के लिए, और इसे हम कह सकते हैं कैपिटल बस्टिंग डिसीजन भी इसी का दूसरा नेम है। इसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सबसे पहला लॉन्ग टर्म ग्रोथ। लॉन्ग टर्म ग्रोथ क्या है कि जब हमने इन्वेस्टमेंट किया है और लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, तो उससे क्या होगा, जो हमें ग्रोथ होगी कंपनी की या फर्म की, वो कुछ टाइम बाद मिलेगी, वो कुछ टाइम बाद उसकी ग्रोथ होगी। इसके बाद है लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व। इसमें ज़्यादा अमाउंट इन्वॉल्व होता है, क्योंकि जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें ज़्यादा अमाउंट इन्वॉल्व होता है, ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व होता है। इसके बाद रिस्क इन्वॉल्व। इसमें रिस्क भी रहता है कि ज़्यादा अमाउंट इन्वॉल्व किया गया है, लार्ज अमाउंट हमने लगाया हुआ है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो उससे क्या रहता है कि रिस्क भी रहता है कि हमें प्रॉफिट भी हो सकता है, हमें लॉस भी हो सकता है। हमारी फर्म लॉस में भी जा सकती है, प्रॉफिट में भी जा सकती है, तो रिस्क इसमें ऑलवेज रहता है। इररिवर्सिबल डिसीजन। एक बार डिसीजन लेने के बाद, एक बार अमाउंट इन्वेस्ट कर देने के बाद हम उसे वापस नहीं ले सकते डिसीजन को, क्योंकि जो भी हमने प्लानिंग की हुई है वो लॉन्ग टर्म है, या जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट किया है वो लॉन्ग टर्म है। अगर हमने बिल्डिंग खरीद ली है या प्लांट खरीद लिया है या मशीनरी खरीद ली है या कोई न्यू टेक्नोलॉजी हमने परचेज की हुई है, तो हम डिसीजन को वापस नहीं ले सकते, क्योंकि ये जो लॉन्ग टर्म डिसीजन लिए जाते हैं बहुत ही सोच समझने के बाद लिए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन को प्रभावित करते हैं? पहला है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। कैश फ्लो प्रोजेक्ट क्या होता है कि अमाउंट इन्वेस्ट कर देने के बाद, पैसा इन्वेस्टमेंट कर देने के बाद हमें यह भी देखना होगा कि हमारे पास कैश इन फ्लो कितना है, डेली रूटीन के खर्चों को करने के लिए हम उसे मेंटेन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे पास कैश इन फ्लो कितना है और हमारे पास कैश आउटफ्लो कितना है, जिससे कि हम डेली रूटीन की लाइफ को चला सकें। इसके बाद है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? मान लीजिए स्टूडेंट, आपके पास 2 प्रोजेक्ट हैं। एक प्रोजेक्ट में आपने 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया और वहाँ पर रिटर्न मिलेगा आपको 10%, और दूसरा प्रोजेक्ट है जिसमें आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया और रिटर्न मिलेगा वहाँ पर 10%। तो हम कहाँ पर पैसा लगाएंगे? जहाँ पर हमें 12% का रिटर्न मिलेगा। तो हम देखेंगे हमें जब 12% रिटर्न मिल रहा है तो रेगुलरली हमें 12% रिटर्न मिलता रहेगा, जिससे कि जो पैसा हमने लगाया है बिजनेस में वो हमारा रिकवर जल्दी हो जाएगा। इसलिए हम 12% वाले अल्टरनेट को सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। क्या वो क्राइटेरिया हैं जो इन्वेस्टमेंट के साथ हमें करने चाहिए? रिस्क को ध्यान में रखते हुए, रिस्क के साथ साथ लेबर ध्यान में रखनी है कि जो लेबर है वो एफिशिएंट है या नहीं है, वर्क कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, जो भी वर्कर्स हैं। रॉ मटेरियल, हमारे पास रॉ मटेरियल कितना है, कच्चा माल कितना है हमारे पास, मशीनरी हमारे पास है या नहीं है, उस मशीनरी को हमें देखना पड़ेगा। दूसरा, कौन सी टेक्नोलॉजी हम न्यू टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं। तो ये आपका यहाँ पे था टॉपिक। इसके बाद करते हैं केस स्टडी। नेक्स्ट करते हैं इसके बाद इसी के बेस पर केस स्टडीज़,
जैसे कि पहली केस स्टडी है आपकी, द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद एफिशिएंट एक्वाइजेशन ऑफ फाइनेंस, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, एफिशिएंट डिस्पोजल ऑफ सरप्लस, ऑल ऑफ अबव। तो इसमें आंसर है आपका ऑल ऑफ अबव। ये आपको लिखना है क्योंकि हमें एफिशिएंट एक्वाइजेशन होना चाहिए, मीन्स फाइनेंस को एक्वायर करना, दूसरा उसे यूटिलाइज करना, तरीके से यूज़ करना, और उसके बाद डिस्पोजल करना सरप्लस के, अलग अलग जगह पर उसे लगाना उस पैसे को। तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। नेक्स्ट केस स्टडी है, आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स ऑफ होटल मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट के कोर्स को कंप्लीट करने के बाद राहुल प्लान टू स्टार्ट हिज ओन होटल। राहुल प्लान कर रहा है अपना होटल। ही प्लान टू हायर टीम ऑफ एक्सपर्ट, उसने एक्सपर्ट्स की टीम हायर की है, और कीपिंग इन माइंड देयर बजट, अब बजट को ध्यान में रखते हुए, बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस, उसने बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले वो अपने होम टाउन जाता है और अपने फादर की ब्लेसिंग लेता है। हिज फादर टोल्ड हिम, उसके फादर उसे बताते हैं कि सक्सेस ऑफ बिजनेस डिपेंड ऑन हाउ वेल फाइनेंस इज इन्वेस्टेड, कि किसी भी बिजनेस की सफलता उस पर डिपेंड करती है कितना फाइनेंस आपने इन्वेस्ट किया है, एसेट्स पे कितना किया है, ऑपरेशन पे कितना किया है, कितने टाइम में किया है, इकोनॉमिकली फाइनेंस अरेंज फ्रॉम आउटसाइड, और आपने कहाँ कहाँ से पैसे को लिया है, अरेंज किया है विद इन द बिजनेस। ही गाइडेड हिम, वो गाइड करते हैं दैट ही शुड ऑलवेज स्पेंड टाइम इन आइडेंटिफाइंग डिफरेंट अवेलेबल सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड कंपेयरिंग दैम इन टर्म्स ऑफ देयर कॉस्ट, और कॉस्ट से कंपेयर करना। एसोसिएट रिस्क, द रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट शुड ऑलवेज एक्सीड द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो रिटर्न है वो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है सबसे पहला, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट डिस्कस अबव, किस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, विच हैज़ डायरेक्ट बियरिंग ऑन द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट को, और दूसरा है आउटलाइन द की ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाइंग इन पार्ट 1। तो क्या हमने यहाँ किया, मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। तो उसमें आपको वही आंसर लिखना है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आंसर ही आपको यहाँ पर इस केस स्टडी में लिखना है। तो ये आपका यहाँ पे लेक्चर होता है कंप्लीट।